मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन्स। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, श्री राजेंद्र बीकानेर का अपना एकमात्र आवासीय मकान दिनांक 24 अगस्त 2019 को 35,80,000 रुपये में बेचता है। तो श्री राजेंद्र के पास एक आवासीय मकान है और इस मकान को उन्होंने 24 अगस्त 2019 गत वर्ष में 24 अगस्त को 35,80,000 रुपये में बेचा। हस्तांतरण व्यय के 20,000 रुपये किए और जब मकान को बेचा तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो है 20,000 रुपये के। वर्ष 1995 में इस मकान की प्राप्ति की लागत 2,10,000 रुपये की थी एवं 1 अप्रैल 2001 को इसका उचित बाजार मूल्य 5 लाख रुपये था। तो अगर कोई पूंजी संपत्ति जो 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी हुई है तो जो करदाता है उसके पास ये ऑप्शन है कि या तो उसकी जो वास्तविक लागत है उसको वो जो है हस्तांतरण मूल्य में से घटाए या फिर उसका उचित बाजार मूल्य 1 अप्रैल 2001 के दिन जो उचित बाजार मूल्य है वो भी उसकी जो है प्राप्ति की लागत मान सकता है। तो जब वर्ष 1995 में इस मकान को खरीदा था उस समय लागत थी 2,10,000 रुपये की और 1 अप्रैल 2001 को इसका उचित बाजार मूल्य दिया गया है 5 लाख रुपए का। 16 जनवरी 2020 को उसने एक आवासीय फ्लैट बीकानेर में ही 3,40,000 रुपए में क्रय किया। उनके पास एक ही आवासीय मकान था जिसको उन्होंने बेच दिया और इसके बदले उसको बेचकर जो उनको पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से जो राशि प्राप्त हुई उससे उन्होंने 16 जनवरी 2020 को एक आवासीय फ्लैट खरीद लिया बीकानेर में 3,40,000 रुपए में और 1 लाख रुपए पूंजी लाभ जमा योजना में जमा करवाए। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। लागत वृद्धि सूचकांक दिए गए हैं। लागत वृद्धि सूचकांक यानी कि लागत में प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ वृद्धि होती रहती है, इसलिए जो संपत्ति की लागत है संपत्ति की लागत में भी हमको वृद्धि करनी होती है। तो लागत वृद्धि सूचकांक 2001-2 में 100 तथा वर्ष 2019-20 में 289 है। तो टैक्सेबल कैपिटल गेन हमको कैलकुलेट करना है। Computation of taxable capital gain for the assessment year 2020-21. Amount, particulars। तो आवासीय मकान को बेचने से जो इनको विक्रय राशि प्राप्त हुई है वो ये 35,80,000 रुपए की। सेल कंसिडरेशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, मकान के विक्रय से 35,80,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 2,10,000 की। मकान को 1995 में खरीदा था, उस समय जो लागत थी प्राप्ति की लागत थी वो थी 2,10,000 की और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001। तो अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई पूंजी संपत्ति खरीदी गई है तो उसकी वास्तविक लागत या फिर 1 अप्रैल 2001 के दिन जो उस संपत्ति का उचित बाजार मूल्य है उन दोनों में से किसी एक को जो है मकान की लागत संपत्ति की लागत माना जा सकता है। तो जो अमाउंट ज्यादा हो उसको हम मकान की लागत मानेंगे यहां पर और इसको इंडेक्स्ड करना पड़ेगा। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि महंगाई में वृद्धि होती है, लागत में वृद्धि होती जाती है संपत्तियों के, तो उसके अनुसार हमको संपत्ति की लागत में भी वृद्धि करनी होगी, इंडेक्स करना होगा। जैसे हमने माना कि 5 लाख रुपए उसकी इस मकान संपत्ति की लागत थी 2001-2 में और उस समय का लागत वृद्धि सूचकांक 2001-2 का वर्ष 2001-2 का लागत वृद्धि सूचकांक है 100 रुपए और 2019-20 का लागत वृद्धि सूचकांक है 289 रुपए। कहने का मतलब कि जो संपत्ति
या कोई वस्तु जो 2001-2 में 100 रुपए में खरीदी जा सकती थी, उसका आज मूल्य 2019-20 में 289 रुपए हो गया है। यानी कि लागत में इतनी वृद्धि हो गई है, प्रसार हो गया है। तो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, लागत वृद्धि सूचकांक दिए गए हैं, उसके अनुसार हमको लागत में वृद्धि करनी होती है, लागत को इंडेक्स करना होता है। 2001-2 का जो उचित बाजार मूल्य है वो हमने इस मकान संपत्ति की लागत माना है। तो 2001-2 में इस मकान संपत्ति की लागत थी 5 लाख रुपए। तो अगर 2019-20 में ऐसा ही मकान खरीदा जाए तो उस मकान संपत्ति की लागत कितनी हो जाएगी, ये लागत वृद्धि सूचकांक के आधार पर हम ज्ञात कर लेंगे। तो अगर इंडेक्स्ड कॉस्ट देखें इसकी, तो 5 लाख में 100 का भाग लगाकर 289 से गुणा कर देंगे तो 14,45,000 रुपए, 14,45,000 रुपए। तो 2001-2 में ऐसी मकान संपत्ति का बाजार मूल्य 5 लाख रुपए था, लेकिन 2019-20 में अगर बात की जाए तो इस मकान संपत्ति की लागत बढ़कर 14,45,000 हो गई है। और जो सेल कंसिडरेशन है, जो ट्रांसफर प्राइस है, उसमें से हम लागत घटाते हैं और दूसरा हम घटाते हैं ट्रांसफर एक्सपेंसेज। तो ट्रांसफर एक्सपेंसेज हस्तांतरण के वे हैं 20,000 रुपए के। तो कुल मिलाकर 14,65,000 रुपए घटा दिए जाएंगे सेल कंसिडरेशन से। 35,80,000 रुपए हस्तांतरण से मूल्य प्राप्त हुआ, जिसमें से लागत घटा दी गई इस मकान संपत्ति की 14,45,000 रुपए की, और 20,000 रुपए हस्तांतरण के वे घटा दिए गए। तो 14,65,000 रुपए घटा देंगे 35,80,000 में से 14,65,000 रुपए, 21,15,000 रुपए। 21,15,000 रुपए इस संपत्ति के हस्तांतरण से इसको लाभ हुआ है। इस पूंजी लाभों का प्रयोग इसने किया कि 16 जनवरी 2020 को मकान बेचा अगस्त 2019 में। इसके बाद इन्होंने 16 जनवरी 2020 को एक फ्लैट खरीदा, एक आवासीय फ्लैट खरीदा 3,40,000 रुपए में। तो अगर कोई आवासीय मकान संपत्ति को बेचकर उसके बदले कोई अन्य आवासीय मकान संपत्ति खरीद लेता है, तो जो संपत्ति खरीदने की लागत है उसकी पूरी की पूरी राशि की छूट दे दी जाती है। तो इसमें से लेस करेंगे एग्जम्पशन, और ये एग्जम्पशन दी जाती है अगर कोई आवासीय मकान संपत्ति बेचकर कोई अन्य आवासीय मकान संपत्ति खरीदता है, तो ये इसकी छूट दी जाती है अंडर सेक्शन 54, धारा 54 के अनुसार कटौती छूट दी जाती है। फॉर परचेजिंग रेजिडेंशियल हाउस, शर्त यह है कि जिस तिथि को मकान संपत्ति बेची है उससे 1 वर्ष के पूर्व, जिस दिन मकान संपत्ति बेची है उससे पूर्व 1 वर्ष के भीतर या तो नया मकान खरीदा हुआ हो, यानी कि 24 अगस्त 2019 को मकान संपत्ति बेची है, इससे पहले 1 वर्ष यानी कि 25 अगस्त 2018 के भीतर अगर इस 1 वर्ष के अंदर अगर कोई नई आवासीय मकान संपत्ति खरीदता है, या फिर बेचने के बाद 2 वर्ष के अंदर यानी कि 24 अगस्त 2021 तक अगर कोई आवासीय मकान संपत्ति खरीदता है, तो जो है मकान संपत्ति की लागत की पूरी राशि की छूट दे दी जाती है। या फिर जब मकान संपत्ति बेचता है जिस दिन, उसके विक्रय की तिथि से 3 वर्ष के भीतर नया मकान अगर बनवा लेता है, तो अगर कोई बना बनाया मकान खरीदता है तो उसके लिए शर्त यह है कि जिस दिन मकान संपत्ति का विक्रय किया है उसके पूर्व 1 वर्ष के भीतर मकान खरीद लेना चाहिए, या फिर बेचने की तिथि के बाद 2 वर्ष के अंदर जो है नई मकान संपत्ति खरीदी जानी चाहिए। और अगर मकान संपत्ति बनवाता है तो हस्तांतरण की तिथि के 3 वर्ष के भीतर नई मकान संपत्ति बनकर तैयार हो जानी चाहिए। अगर ऐसा ये शर्तें पूरी होती है तो फिर जो है धारा 54 के अंतर्गत नई मकान संपत्ति खरीदने या बनवाने की कटौती दे दी जाती है। तो 3,40,000 रुपए का मकान खरीदा है तो 3,40,000 रुपए की कटौती दे दी जाएगी। और साथ ही साथ कैपिटल गेन स्कीम के अंदर इन्होंने 1 लाख रुपए जमा भी करवाए हैं। तो अगर किसी निर्दिष्ट बैंक में कोई खाता खुलवाकर पूंजी लाभ योजना में कोई पैसा जमा करवाया जाता है तो उसकी कटौती भी आवासीय मकान संपत्ति के विक्रय से जो पूंजी लाभ हुआ है उसमें से अगर कोई पूंजी लाभ योजना में पैसा जमा करवाया है तो उस राशि की कटौती भी धारा 54 के अंतर्गत दी जाती है। फॉर डिपॉजिट
इन कैपिटल गेन स्कीम। 1 लाख रुपए इन्होंने जमा करवाए हैं पूंजी लाभ योजना में। तो धारा 54 के अंतर्गत 4,40,000 की कटौती दी जाएगी। तो 21,15,000 में से 4,40,000 की एग्जम्पशन दे दी जाएगी। तो 16,75,000 टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।